हेलो, आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है आपके अपने चैनल जगबीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सीरीज में हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज ये आपके लिए रहने वाली है। जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप इतना सभी जानते हो, यदि आप किसी चीज़ को खुद रीड करते हो तो वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहती है। आप यदि आप किसी चीज़ को लिसन करके लर्न करते हो तो आपको वो लंबे समय तक याद रहती है। तो आप बिलीव करिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और साथ ही सुनने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही ऐसी वीडियो सीरीज अभी तक देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जिस पर रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, वह आपको कुछ योगदान नहीं देना है, मात्र एक क्लिक का योगदान देना है। साथ ही आपको इसके नोट्स प्राप्त करने के लिए अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप की जो है ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको क्लिक करके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिससे देखिए, साथ में आपको बता दें, सबसे पहले भाग 1 संविधान के कितने भाग हैं आपको पता होना चाहिए। 22 भाग हैं, जिसमें से भाग 1 में हम पढ़ रहे हैं तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद का विवरण किया गया है भाग 1 में, जो कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ दी जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत और कुछ नहीं एक्स्ट्रा आपको बताया जाएगा। देखिए, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र ये भाग 1 में ही आते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ये भी नए इसी भाग 1 में ही आता है। नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो भी है भाग 1 में ही आता है। और पहली अनुसूची से चौथी अनुसूचियों के संशोधन, अनुपूरक पौराणिक विषयों के उपबंध के लिए अनुच्छेद और 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां भी इसी के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण भाग 2 किसके अंतर्गत आता है। भाग 2 आता है नागरिकता। किस में आती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नागरिकता भाग 2 में आती है, जिसमें जो है अनुच्छेदों के विवरण के आधार पर अलग अलग उनको जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। तो अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता पर बल दिया गया है। फिर अनुच्छेद 6 में क्या किया गया है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही आपको बता देते हैं तो देखिए, अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार को बना रहना दिया गया है। साथ ही अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि विनियमन किया जाना भी दिया गया है। आप देख सकते हो, जो कि पूरी लिस्ट ये भाग 2 में सिर्फ आपको क्या याद रखना है, नागरिकता का वर्णन किया गया है। अब देखिए, भाग 3 जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 12 में परिभाषा, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां जो है इनका वर्णन किया गया है। साथ ही देखिए, समता का अधिकार और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 में जो है भाग 3 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध या विभेद को समाप्त करने का विवरण किया गया है। जो उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का जो है वर्णन किया गया है। इसके बाद देखिए, इसी में जो है भाग अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत का वर्णन किया गया है। और देखिए, उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत का जो है व्याख्या करता है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से आप देखिए तो अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। और कौन सा आप देख लीजिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 23, 24 में इसमें अलग अलग जो है वर्णन किया गया है। तो उसके बाद आप देख सकते हो बहुत सारे अनुच्छेद हैं, आपको साफ साफ देख सकते हो। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इसमें भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक जरूर कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अभी आपको सिर्फ मोटी मोटी जानकारी दी जा रही है, इसके आधार पर आगे किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे उनको जरूर सॉल्व करेंगे। अब देखिए, भाग 4 अभी आपने पढ़ा यहाँ तक। देखिए, भाग 3 आपने मूल अधिकार पढ़ा। भाग 2 किससे संबंधित था, नागरिकता से। अब भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेदों का वर्णन जो है विवरण किया गया है भाग 4 में, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आप देखिए, अनुच्छेद 36 में परिभाषा किसकी, भाग 4 की परिभाषा में कौन कौन से अनुच्छेद उससे संबंधित इसकी परिभाषा का वर्णन किया गया है या व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्दृष्टि तत्वों को लागू होना। आप देख सकते हो इतने सारे अनुच्छेद हैं। भाग 4 में सिर्फ आपको मेनली क्या याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है विवरण किया गया है। अब साथ ही देखिए, अनुच्छेद 4 के क में किसका वर्णन किया गया है, मूल कर्तव्य, अर्थात 51A में मूल कर्तव्य, जो कि ऊपर अभी आपको जो है देखिए यहाँ पर दिखाया गया था। भाग 3 में मूल कर्तव्यों के बारे में अभी यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया था। ठीक है, मूल अधिकार। अब देखिए, भाग 5 में मोस्ट इम्पोर्टेंट
कार्यपालिका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 5 में सिर्फ आपको मोटे मोटे तौर पर क्या याद रखना है, भाग 5 में संघ अर्थात कार्यपालिका और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में विवरण किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। सिर्फ आपको कहाँ से शुरू रखना है, तो भारत के राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया, अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और कहाँ तक, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही चलते हैं तो देखिए इसकी PDF आपको जो है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए अध्याय 2 संसद से संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ को किस तरीके से याद रखेंगे, यहाँ पर लिखिए सरल, ठीक है, सरल, सरल के नीचे यहाँ पर 79, फिर 80, फिर 81, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, जिसमें 7 से क्या हो जाएगा, देखिए संसद का गठन, ठीक है, 79, और फिर राज्य से क्या हो जाएगा, राज्यसभा का गठन 80, फिर 81 से क्या हो जाएगा, लोकसभा का गठन, जो कि एक याद रखने की ट्रिक है, जिससे आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अब 82 के अंतर्गत अनुच्छेद प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आप देख सकते हो इतने सारे अनुच्छेद हैं, जो कि आपको बस सरसरी तौर पर इनको देखना है और आगे क्वेश्चंस को जब हल करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, ठीक है। इनके बारे में इतना डिटेल में यहाँ पर अध्ययन नहीं करेंगे। अब अध्याय 3 देखिए, जो कि महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की विधायक शक्तियाँ। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांतिकालीन अध्यादेश स्थापित या प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। अब देखिए अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका की शक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसमें देखिए अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। अब साथ ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, जो कि आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आगे अध्ययन देखिए इसमें, तो अनुच्छेद 168 राज्यों के विधान और मंडलों का गठन के प्रावधान किया गया है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 117 विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना के बारे में जो है वर्णन किया गया है या व्याख्या की गई है। साथ ही इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वही आपको बताए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 182 में वर्णन किया गया है। अब देखिए राज्य के विधानमंडल का सचिवालय कार्य संचालन अनुच्छेद विवरण अनुच्छेद 187 में किया गया है, आप साफ साफ देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं, जो कि आपकी परीक्षा को सिर्फ महत्वपूर्ण होगा वही बताया जाएगा। अब देखिए इधर अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 200 अर्थात विधेयकों पर अनुमति और धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 191, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। और धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निवेदन, अनुच्छेद 197। विचार के लिए आरक्षित विधेय जो है अनुच्छेद 201, जो कि आपको बस याद रखना है। आप साथ ही देखिए महत्वपूर्ण राज्यपाल की विधायक शक्तियाँ, जो कि आपसे 101% पूछने के चांसेस बन सकते हैं। तो जो है अध्याय 4 में अनुच्छेद देख सकते हैं 213 विधानमंडल के विश्रांतिकालीन में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब अध्याय 5 देखिए, जो कि महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। अध्याय 5 में इस चीज़ को याद रखिएगा। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के व्यवस्था के या व्यवस्था करने के बारे में इनका जो है किसमें वर्णन किया गया, अनुच्छेद 214 में। अब देखिए अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों को गठन के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। साथ ही देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का जो है वर्णन अनुच्छेद 219 में किया गया है। साथ ही इसके बाद देखिए नेक्स्ट और महत्वपूर्ण अनुच्छेद 224 अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 224 में, ठीक है। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, जो कि सिर्फ महत्वपूर्ण होगा वही आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो इसकी PDF भी आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक में मिल जाएगी, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति या अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद जो है अध्याय 6 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालयों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही देखिए
आप अंत तक एक बार इसको दिल से सुनते रहिए, आपको सब कुछ अच्छे से कुछ न कुछ आप सीखेंगे ज़रूर। साथ ही आपको जब क्वेश्चन आंसर इसमें लगाएंगे तो आपको 100% हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा जो है लग रहा होगा, जिसमें ये बहुत सारे अनुच्छेद हैं, अगर एक तरीके से आपको रटाने लगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ इसलिए आपको महत्वपूर्ण जो सही है वही आपको बताए जा रहे हैं। अब देखिए अनुच्छेद 240 में किसका वर्णन किया गया है? कुछ संघ राज्यों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हो? तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। तो भाग 8 में किसका वर्णन किया गया है? संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो जिसमें 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 239 में वर्णन किया गया, इसको जरूर याद रखिएगा। जो कि आप सभी जानते हो, राज्य की अर्थात जो है दिल्ली क्या है, भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। अब देखिए उसके बाद भाग 9 में पंचायत का वर्णन किया गया है, जिसमें 243 में परिभाषा है, 243 में फिर ग्राम सभा ही आती है। आप देख सकते हो, जो कि सिर्फ आपको पंचायत से संबंधित भाग 9 को याद रखना है, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी देखिए भाग 9 के क में किसका वर्णन किया गया है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जिसकी परिभाषा से लेकर के बहुत सारे आप देख सकते हो, सिर्फ नगर पालिका आपको याद रखना है। अब देखिए भाग 10 में आपको महत्वपूर्ण है, जो कि याद रखना है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद के बारे में विवरण किया गया है, जो कि आप देख सकते हो। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र सिर्फ भाग 10 में वर्णन किया गया है। और भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में, विधायिक शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है, कैसे कैसे क्या क्या किस तरीके से वितरण डिस्ट्रीब्यूशन होना है दोनों में। ठीक है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए अभी आपने देखा अब अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। अध्याय 2 किससे संबंधित है? प्रशासनिक संबंध से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 256 राज्यों की ओर संघ की बाध्यता के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जो कि आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाग 12 वित्त और संपत्ति संविदाएं और बाद पर जो है किसमें वर्णन किया गया है? भाग 12 में वर्णन किसका किया गया है? वित्त और संपत्ति और संविदाओं और बाद से संबंधित संपूर्ण विवरण भाग 12 में, जिसमें अनुच्छेद 264 आप देख सकते हो, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किए जाना। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ अनुच्छेदों को सरसरी तौर पर आपको PDF में जरूर मिल जाएंगे, जो कि आपको सिर्फ अभी मोटे मोटे तौर पर इनको सुनना है। अब देखिए अब देख पा रहे हो इधर संघ और राज्यों के अधीन जो है सेवाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा भाग 14 में। ठीक है, अब इससे संघ या राज्य की सेवा करने वाली शक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, सिर्फ आपको वही बताए जाएंगे इस वीडियो सीरीज में, ये जरूर याद रखिए। ठीक है, अभी देखा आपने इधर भाग 13, यहाँ पर देखिए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विस्तार और वाणिज्य समागम का अध्ययन किया गया है। भाग 13 में इसको जरूर याद रखिएगा। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम। भाग 14 में क्या बताया था? संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में वर्णन। अब देखिए भाग 15 निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है। 324 जो कि महत्वपूर्ण है, निर्वाचनों के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए भाग इधर 15 के बाद 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 15 में आपने देखा किसके बारे में? अब ये भाग 16 है। ठीक है, भाग 15 में क्या था? निर्वाचन के बारे में। जितने भी निर्वाचन या चुनाव होते हैं वो सभी भाग 15 में आते हैं, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको एक और चीज़ बता देते हैं, अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों के वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है। अब देखिए भाग 15 में आपने देखा निर्वाचन से संबंधित। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में, कौन कौन से? जैसे लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का विशेष आरक्षण के तौर पर कितना आरक्षण है, कितनी सीट रखनी है इनकी। 331वें अनुच्छेद में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। इसके बाद ही देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, भाग देखिए 16 के बाद भाग 17 राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि आपको पता नहीं होगा, सिर्फ आप अभी तक अनुच्छेद 343 देखते होंगे। तो भाग 17 जरूर याद रखिएगा। भाग 17 में राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया, अर्थात संघ की एक भाषा होगी
जिसमें 343 संघ की राजभाषा, 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में वर्णन किया गया है। आप देख सकते हो, जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो कि आपको PDF फॉर्मेट में जरूर मिलेगी ये। अब देखिए अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की आदि की परिभाषा की गई है। अनुच्छेद 348 आप देख सकते हो, उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों में अधीन नियमों या विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है, आप देख सकते हो, जिसमें अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों आदि की भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। इसी के साथ भाग 4 में अध्याय 4 में विशेष निर्देश के बारे में, इसके बारे में वर्णन किया गया है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, भाग 17 में संघ की राजभाषा के बारे में कितने से कितने अनुच्छेद तक, 343 से आप देख सकते हो 347 तक यह, साथ ही इसके बाद 348, 349 ये सब भाग जो है भाग 17 से संबंधित हैं, राजभाषा से संबंधित हैं। 351 जो कि आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम, तो 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ये महत्वपूर्ण है, जो कि आपसे परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। साथ ही आपको बता देते हैं भाग 18 में किसका उपबंध है, आपात उपबंध, ठीक है। 352 आपात की उद्घोषणा करता है, ठीक है। 356 राज्यों के संवैधानिक क्षेत्र या तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन के लिए 356 जो है होता है, और आपात की उद्घोषणा 352 करता है, इसको जरूर याद रखिएगा। साथ ही 360 वित्तीय आपात के बारे में विशेष उपबंध या प्रावधान करता है, या नियम या वर्णन या व्याख्या करता है, जो कि अभी तक वित्तीय आपातकाल एक ही बार नहीं लगा, इस चीज़ को भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब भाग, इसके साथ ही आपने भाग 18 देखा, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है बहुत ही। उसके साथ ही आप देखिए भाग 19 जो कि प्रकीर्णन के बारे में वर्णन करता है। प्रकीर्ण अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपालों के राज प्रमुखों का संरक्षण, अनुच्छेद 361 करता है। साथ ही देखिए आप सभी देख सकते हो इसमें। अब देखिए भाग 20 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान के संशोधन के बारे में, जो कि आपसे 101% पूछा जाएगा। सिर्फ आपने अभी तक क्या देखा होगा, अनुच्छेद 300 जो है जो कितने हैं इसके बारे में सभी जानते हो, अभी आपको क्लियर बताया भी जाएगा। तो सबसे पहले आप किस चीज़ को याद रखिए, तो देखिए 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या जो भी परिभाषाओं से संबंधित इसके बारे में वर्णन करता है। भाग 20 चीज़ को जरूर संविधान के संशोधन के बारे में अध्ययन करता है। 368 में क्या होता है, संविधान के संशोधन के बारे में संसद को विशेष शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अब 368 देखिए, संविधान को संशोधन करने की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया के बारे में। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जितने भी संशोधन किए जाते हैं, मैक्सिमम ज़्यादातर सभी संशोधन जो है आप सभी जानते हो इसके बारे में। संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है, जो किस भाग में आता है तो अभी तक आपको नहीं पता था, तो 20वें भाग में आता है संविधान के। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, जो कि अलग अलग उपबंध हैं, अलग अलग आप राज्यों के देख सकते हो किस किस आधार पर जो कि किए गए हैं, किस किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। 370 जो कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध प्रदान करता था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। कब से, 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर अलग एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। अर्थात अब भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से आपसे पूछे जा सकती है, जो कि अभी भी विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 का के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध प्रदान करता है। 371 ख के असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध प्रदान करता है। आप सभी इसके बारे में देख सकते हैं नीचे तक, जो कि अलग अलग राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान या उपबंध बनाए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, भाग 20 संविधान का संशोधन देखा। अब भाग 21 में क्या देखा आपने, अस्थायी और परवर्ती विशेष प्रावधान। ये भाग 21 को याद रखिएगा, जिसमें ये राज्यों के लिए विशेष उपबंध या विशेष जो भी विशेष तौर पर जो विधायी शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में वितरण करने के लिए भाग 21 में वर्णन किया गया है। अब भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में। अब देखिए भाग नेक्स्ट इसके बाद 22 आएगा, जो कि आपको याद रखना है। 22 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए भाग 22 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का वर्णन किया गया है। हिंदी में प्राधिकार पाठ के बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम
रखे जाएंगे संशोधन या जो भी संविधान में संशय लेकर के, ठीक है। जो आपने देखा स्टार्टिंग से लेकर के जितने भी अनुच्छेदों का वर्णन किया गया उनके बारे में अंत में 393 में इनके बारे में संक्षिप्त नाम के बारे में वर्णन किया गया है। 394 प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक होता है। 394 हिंदी भाषा में प्राधिकार पाठ के बारे में, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आपसे परीक्षा में किस तरीके से पूछा जा सकता है। आप देखिए इसके बारे में आप जरूर रिवीजन कर लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये। तो अनुच्छेद 1 किसकी घोषणा करता है? यह घोषणा करता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, इसको जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 3 किसकी वर्णन या किसकी व्याख्या करता है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं नामों में परिवर्तन जरूर कर सकती है। अनुच्छेद आप देख सकते हो 5 से 11 के बीच में किसका वर्णन किया गया? नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आपको बताया था भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, अभी ऊपर ही हाल ही में बताया था। अब ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन या मौलिक अधिकार का प्रावधान है। अब देखिए अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन करता है। साथ ही देखिए अनुच्छेद 52 से 53 भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संगठन और कार्यक्षेत्र का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74 से 75 मंत्रिपरिषद की व्यवस्था और उसके कर्तव्य अर्थात प्रधानमंत्री से लोकसभा से संबंधित मंत्रिपरिषद की जितने भी कैबिनेट सभी या राज्य स्तरीय जो भी मंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद की संपूर्ण व्यवस्था अनुच्छेद 74 से 75 में की गई है। अब अनुच्छेद 79 इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा संसद के गठन में, जो कि अभी बताया था आपको ट्रिक के माध्यम से। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन, अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान करता है। साथ ही देखिए अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार देता है, ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 153 से 162 राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 153 से 162 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी ही चाहिए। अब देखिए अनुच्छेद 163 से 164 में राज्य के मंत्रिपरिषद सह मुख्यमंत्री सहित इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए आपसे अनुच्छेद 168 से 195 राज्य विधायिका के बारे में जो है वर्णन किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 216 किसकी व्याख्या करता है? उच्च न्यायालय के गठन के बारे में व्याख्या करता है। अनुच्छेद 239 का तहलील के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में प्रावधान किया गया है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब अनुच्छेद 243 पंचायती राज नगरपालिका का गठन और उसके अन्य उपबंध के बारे में वर्णन करता है, अभी आपको बताया था, जो कि महत्वपूर्ण थी। आपने ऊपर देखा भी होगा किस भाग में जो है पंचायत का और किस भाग में नगर पालिका का वर्णन था, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए अनुच्छेद 266 किसका वर्णन करता है? भारत और राज्यों की संचित विधियां या संचित निधियों के बारे में, ठीक है। संचित निधियां जो होती हैं अनुच्छेद 266 वर्णन करता है किसका? भारत और राज्यों की संचित निधियों के बारे में। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधियों के बारे में। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन के बारे में। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग के गठन की सिफारिशों के बारे में। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। सिविल सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं, ठीक है। अब सिविल सर्विसेज जो कि आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी किसके अंतर्गत आता है? तो 315 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जरूर ये चीज़ है तो याद रखनी है। अब देखिए अनुच्छेद 320 संघ लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में और इसके बारे में पता होना चाहिए। अब एक और चीज़, भारत का कौन सा जो अनुच्छेद है निर्वाचन आयोग के बारे में जो है व्याख्या करता है? तो अनुच्छेद 324, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 324। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष आरक्षण, ठीक है। लोकसभा में इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व कितना रहेगा, इसके अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 अभी आपको बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। संघ की भाषा और प्रादेशिक भाषाएं उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के भाषा के संबंध में। अनुच्छेद 352 से 360 भी आपको अभी बताया गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। आपातकालीन उपबंध अर्थात 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बस आपको क्या याद रखना है, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में आपातकालीन शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है।
अब देखिए अनुच्छेद 368 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति और प्रक्रिया, ठीक है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 370 अभी आपको बताया था। देखिए जम्मू और राज्य के कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध प्रावधान करता है, जो कि अब वर्तमान में नहीं है। 31 अक्टूबर 2019 से इसको समाप्त कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 से इस चीज़ को याद रखिएगा। यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में, तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, देखिए वो कैसे हैं। जैसे अभी आपको बताया 395 टोटल अनुच्छेद थे मूल, ठीक है। अब भाग मूल स्टार्टिंग में कितने थे, जो है अनुसूची 8 थी, तो अब 12 हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और 22 भाग हैं, ठीक है। अब इस आधार पर आपके इसको कैसे ये इतने हो गए, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी आपको बताया 321 का, ठीक है, ऐसे जोड़ते चले जाओ। जैसे यहाँ 368 का लिख दिया, जो भी है आप जो है 21A आर्टिकल है, ऐसे करके अगर इनको काउंट किया जाए 1 या जो भी जोड़े जाते हैं, ये सभी ऐसे करके जो है लगभग कितने हो गए हैं, ये 450 लगभग हो गए हैं संशोधन हो गए अब तक, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत संघीय या भारत राज्यों का संघ या एक संघ होगा, तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत होगा, जो कि अभी आपको बताया था भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 1 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। साथ ही देखिए किस अनुच्छेद में संबंधी, बहुत ही महत्वपूर्ण, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11। अब देखिए नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपबंध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिक अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 16। इसके साथ ही देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, अनुच्छेद 36 से 51, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है, अनुच्छेद 39। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जा सकता है। अब देखिए किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, जो कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल हैं। अब साथ ही देखिए नेक्स्ट और महत्वपूर्ण, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, अनुच्छेद 168। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा की गई है, अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 124। अब देखिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, अनुच्छेद 233। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, अनुच्छेद 248, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां अर्थात जैसे इंटरनेट पर कोई कानून बनाना है तो ये अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी के या कम्युनिकेशन जो भी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे अभी हाल ही में चाइना को लेकर के विवाद देख रहे थे, जो है अब चाइना को जो विवाद था उसके बाद जो है जितने भी एप्लीकेशन से जो चाइनीज एप्लीकेशन थे वो बैन कर दिए गए, अर्थात लगभग 79 एप्लीकेशन को बैन किया गया, जो कि ऐसी विधायक शक्तियाँ जिन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ बोला जाता है वो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई, अनुच्छेद 253। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और महत्वपूर्ण, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है, तो इस चीज़ को देखिए अभी आपको बताया था, अनुच्छेद 315। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया, अनुच्छेद 343 फर्स्ट का के तहत आप बोल सकते हो। अब देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है, अनुच्छेद 338A के अंतर्गत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही देखिए संविधान को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मिलता है। इस चीज़ को आप बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जो कि सबको सामान्य रूप से पता होना चाहिए। अब देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ठीक है।
अब संविधान के किस अनुच्छेद के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में हुआ है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। अर्थात संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है? एक बार हुआ है, आपसे पूछा जाएगा। अनुच्छेद 352। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? 370 के अंतर्गत, जो कि वर्तमान में भूल जाइए चीज़ को। अब देखिए अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। अब देखिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। वे कौन से? अनुच्छेद 14 से 18 है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए नेक्स्ट, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। यह कथन किस अनुच्छेद में आता है? तो अर्थात इस चीज़ को जरूर याद रखेगा। देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, अर्थात मूल कर्तव्य होगा 35A भी बोल सकते हो इसको। अब देखिए यहाँ पर अगर इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। उसके बाद देखिए वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन 32 से है। इसके बारे में जरूर जानकारी रखिएगा। साथ ही देखिए कौन सी अनुसूची 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में वर्णन किया गया? 10वीं अनुसूची में। ठीक है। अब देखिए संविधान की 6ठी अनुसूची जो है किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है, जिसमें कुछ विशेष राज्यों का प्रावधान किया गया है, जो कि आपको एक वीडियो में वर्णन करके हमने क्लियर भी बताया भी था पहले। अब देखिए किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। साथ ही देखिए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित की गई है प्रथम संशोधन द्वारा। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो प्रथम संशोधन कब हुआ था? किसके लिए हुआ था? तो 9वीं अनुसूची में हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो 1952 में हुआ था। इस चीज़ को भी जरूर याद रखिएगा। देखिए अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत की गई है। साथ ही वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आती है, जो कि अभी आपको बताया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है, इसको अंत तक सुनते रहिए। अब देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है। किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में, जिसे समवर्ती सूची या बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ये किस में आते हैं? 7वीं अनुसूची में आते हैं। अब समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर। जिस चीज़ को देखिए यहाँ पर भूल जाइए। अब देखिए संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में लगभग 100 विषय हैं वर्तमान में। इस चीज़ को याद रखिएगा। और वर्तमान में राज्य सूची में 67 विषय हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान के स्रोत या इससे संबंधित आपसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको सुनते रहिए। देखिए अब भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? अर्थात नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा माना जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साथ ही आपको बता देते हैं, तो देखिए भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा के संविधान से रखती है। तो इस चीज़ को आप कैसे याद रखोगे कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। साथ ही भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कहाँ से है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जो कि 1935 के एक्ट से बहुत सारे अनुच्छेद इस संविधान में लिए गए हैं। अब देखिए भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश के संविधान से अनुप्रेरित? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, जो कि आपके लिए रिवीजन हम आपसे दोबारा कर देते हैं, जिससे आप सुनोगे तो आप भूलोगे नहीं। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से। अब साथ ही देखिए नेक्स्ट चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
अब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से, जो कि आपसे 101% परीक्षा में पूछा जा सकता है। साथ ही आपको क्या याद रखना है, राज्य में जो कलेक्टर का पद होता है या औपनिवेशिक जो शासन के जो जितने भी पद होते हैं शासन ने किस देश से उधार लिया है? तो बताइए इंग्लैंड से लिया है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। जो डीएम होता है जो कहाँ से लिया है? तो इंग्लैंड के संविधान से इस चीज़ को लिया है। अर्थात आप देखिए कार्य अर्थात कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण, इसको जरूर याद रखिएगा, संयुक्त राज्य यूएसए से लिया गया है। उसके बाद ही देखिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? तो बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। जो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी व्यवस्था से संबंधित जो संविधान में जो प्रावधान है जो अनुच्छेद है वो कहाँ से लिए है? आर्टिकल कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है जो संशोधन प्रक्रिया है वो किस किस देश से ली गई है? तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से दक्षिण अफ्रीका आपको सेलेक्ट करना है। साथ ही देखिए विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए नेक्स्ट, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इस चीज को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा जो कि अभी आपको बताया था। तो देखिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहाँ पर ये दूसरे तरीके से पूछ रहा है वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसकी भारतीय संविधान तैयार करने में ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसका गहरा प्रभाव पड़ता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, भारत की जो आपातकालीन अर्थात भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो होती हैं किस देश से ली गई हैं? तो जर्मनी के वीमॉर के संविधान से ली गई हैं। आपको कैसे याद रखना है? आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। साथ ही आपको भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं चूँकि अभी आपने पढ़ा था मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। इसके साथ ही देखिए संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। आप देखिए एक बार फिर से आपको जो महत्वपूर्ण है सारी इसमें रिवीजन करा दिया है। आप चाहो तो एक बार फिर से इसको सरसरी तौर पर देख सकते हो और साथ ही आपको इसको PDF जरूर मिल जाएगी। आप उसकी टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF आपको उसमें मिल जाएगी। साथ ही आपको इसका 1-2 बार अगर आपको रिवीजन फिर से करना है तो आप फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। आपके यह जितने भी आर्टिकल हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिवीजन हो जाएगा। आप लंबे समय तक इनको लर्न कर पाओगे और एग्जाम में आप आसानी से इनको क्लिक करके आसानी से सॉल्व कर पाओगे।